बंधु, हमारे भाई अंकित जी एक गीत आज गा रहे थे और शहीदों की याद दिला रहे थे कि उनके बलिदानों की नेता, क्या कह रहे थे जी गीत में? कुछ ध्यान है शब्द किसी को? उनके बलिदानों की। बहन जी आप भी गा रही थी? हाँ लगा रहे हैं बोलियाँ। मैं बैठा ये विचार कर रहा था, आज़ादी के 75वां वर्ष हम मना रहे हैं और इस 75वें वर्ष में एक ऐसी घटना को लेकर के एक फिल्म आई जिसका नाम कश्मीर फाइल्स है, जो इस समय देश के अंदर विदेश में बहुत बड़ी चर्चा का विषय बनी हुई है। उसके पक्ष में और उसके विपक्ष में दोनों ही एक बड़े पक्ष लगातार उसके विषय में कोई ना कोई बातें, कोई ना कोई विचार उसके माध्यम से हमारे दिमागों में आ रहे हैं। चिंतन करने की बात यह है कि जो कश्मीर फाइल्स एक मूवी के रूप में, फिल्म के रूप में इस समय हमारे बीच में आ रही है, क्या वो इस देश और इस पूरी दुनिया में घटी हुई अकेली घटना थी या पहली घटना थी या अंतिम घटना थी? आप कहेंगे ना तो अकेली घटना थी, इससे पहले इससे ज़्यादा विभत्स हत्याकांड इस प्रकार के ना जाने कितने हुए। आप कहेंगे नहीं पहली नहीं थी, इससे पहले भी बहुत हुए हैं। 1947 में क्या हुआ था? और आप कहेंगे अकेली नहीं थी, उसके बाद भी हुआ, बंगाल में हुआ और स्थानों पे हुआ। मैं उसकी चर्चा नहीं करता। आज जो थोड़ा सा समय हमें यहाँ चर्चा का मिला है विचारने के लिए, केवल इतना सा चिंतन हम जरूर कर लें कि अगर वो ना तो पहली घटना थी, ना अंतिम घटना थी, ना अकेली घटना थी, तो क्या इसके बाद में अगर कुछ ऐसी परिस्थितियाँ दोबारा से पैदा हो जाएं, तो क्या हम और आप उसके लिए मानसिक रूप से तैयार हैं या नहीं हैं? बस चिंता की बात और चिंतन की बात थोड़े से समय में ये है मेरी। तो अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या आपको लगता है कि ऐसी ही परिस्थितियां अगर किसी ना कारण से हमारे सामने आएंगी तो क्या हम और आप तैयार हैं? हाँ जी, हाँ या ना तो कर दो, हाँ कर दो या ना कर दो। जो मेरा मन ये कहता है कि हम बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं। उसके पीछे के केवल 2 ही कारण बताऊंगा, क्योंकि 10 मिनट आप में से 3-4 मिनट तो वैसे ही जा चुके। 6-7 मिनट में 2 ही कारण बताने की परिस्थिति में हूं कि क्यों तैयार नहीं है। उसका पहला कारण कि हमारे आने वाली संतति को आज भी ये मालूम नहीं है कि ये पहली घटना और अकेली घटना नहीं थी, इससे पहला भी ऐसे बहुत कुछ हो चुका। बाई चांस मैं 6 महीने पहले आरएसमा सुदर्शन पार्क में इसी विषय पर बोल रहा था। उस समय मुझे अनुमान भी नहीं था कि कश्मीर फाइल नाम की मूवी आएगी। मैंने विषय केवल इतना सा रखा था कि जितनी बेटियां हमारे बच्चे यहाँ बैठे हैं जिनकी आयु 18, 20, 22, 23, 24 साल है, क्या इनमें से किसी को मालूम है कि 1990 में कश्मीर में क्या हुआ था? मुझे दुर्भाग्य से कहना पड़ता है इस बात को कि वहाँ पे उस समय कम से कम 12-13 ऐसे बेटे बेटियाँ बैठे थे जिनकी आयु 18 से लेकर 25 साल थी। सारे के सारे वो बच्चे थे जिनके परिवारों ने 1947 की पीड़ा झेली थी। उनके बच्चों को ये मालूम बिल्कुल भी नहीं था कि 1990 में कश्मीर में क्या हुआ था। फिर मैं अगर उनसे ये पूछता कि 1947 में पाकिस्तान में क्या हुआ था तो वो क्या बताते? मैंने उस दिन उनको थोड़ा सा हिस्सा कश्मीर के बारे में बताया था और जानने के पश्चात में उनके और ये जानने के पश्चात में मुझे कि इनको कुछ भी मालूम नहीं है, मैं इस निष्कर्ष पर पहुंच चुका था कि आने वाले समय में जब ऐसी कोई परिस्थिति हमारे सामने आएगी तो हम उसके लिए कतई भी तैयार नहीं हैं। जो आज के देश का राजनीतिक परिस्थिति बन चुकी है, राजनीतिक परिदृश्य बन चुका है, ये उत्तर प्रदेश के चुनावों ने, बंगाल के चुनावों ने आपके सामने स्पष्ट कर दिया है। अगर आप उस स्थिति को पढ़ना ना चाहें, देखना ना चाहें, कैराना की घटना आपके सामने है। नाहिद हसन नाम का एक मुस्लिम जेल के अंदर बंद है
जेल के अंदर बंद होने के बावजूद वो चुनाव जीत जाता है। आजम खां जेल के अंदर बंद है, उसके बावजूद वो चुनाव जीत जाता है। अपना भविष्य हमें अपने आप देख लेना चाहिए। अब आप कहेंगे इसका समाधान क्या है? समस्या तो हमें भी मालूम थी, आपने नई बात क्या बता दी? तो बंधुओं, मैं थोड़ा सा समाधान की बात कह के अपनी बात को यहाँ विराम दूंगा। समाधान केवल आपको सोचना पड़ेगा कि क्या है। मेरे को मैं बता सकता हूँ थोड़े अंश में, और मेरे बताने से वो हो जाता तो शायद मैं बता करके उसे कर चुका होता। तो बंधुओं, जो समाधान है उनको 2 शब्दों में मैं आपके सामने रखना चाहूँगा और निवेदन पूर्वक ये कहना चाहूँगा, अगर आज भी हम ना संभले, ये छोटे छोटे बच्चे यहाँ बैठे हैं, 2 बेटे बैठे हैं, 2 बेटियाँ यहाँ बैठी हैं, और भी बच्चे आए हुए हैं यहाँ पर, इनका भविष्य आप विचार करके देख लीजिएगा। आज के 25 साल के बाद आपका देश आपका नहीं रहेगा। अगर रिकॉर्डिंग हो रही हो तो रिकॉर्डिंग को संभाल करके अपने मोबाइल में सेव कर लीजिएगा। जो इस देश की परिस्थितियां, जनसांख्यिक परिस्थितियां बन चुकी हैं, जनसांख्यिक परिस्थितियां बन चुकी हैं, वो आपके पक्ष में नहीं हैं। हिंदुओं के परिवारों में पैदा होने वाले बच्चों की संख्या पहले 3 थी, 2 थी, 1 थी, अब बिना बच्चे के परिवारों वाली संख्या तेजी से बढ़ रही है। इसके बारे में आप जानते हैं कि नहीं जानते? नहीं जानते तो YouTube खोलिएगा घर जा कर के, और YouTube के अंदर डालिएगा चाइल्डलेस कपल, और चाइल्डलेस कपल बढ़ाने की प्रक्रिया हिंदू समाज के अंदर एक षड्यंत्र के रूप में डाली जा रही है, पिरोई जा रही है। देयर इज नो नीड ऑफ द चाइल्ड। और इस वीडियो को देखने वाले मुझे लगता है केवल हिंदू ही हैं, ना मुस्लिमों के ऊपर इस बात का असर है, ना क्रिश्चियंस के ऊपर इस बात का असर है। ध्यान दीजिएगा, चाइल्डलेस कपल, यानी कि उनको ये बताया जा रहा है कि संतान की आवश्यकता नहीं है। आप जीने आए हैं, जीवन का आनंद लेने आए हैं, काहे को संतान चाहिए? और ऐसे कपल्स की संख्या बढ़ रही है, और कितने कपल्स इस बात को मानने के लिए तैयार हैं। उन्होंने अपनी अपनी वीडियोस को यूट्यूब पर पोस्ट किया ताकि इसको प्रमोशन मिले। आपके एक बच्चे के परिवारों की संख्या जितनी हो चुकी है कि आज सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों परिवार वो हैं जिनका केवल एक संतान है। आने वाले समय में इस देश में जब आपकी संतति नहीं होगी, आने वाले समय में इस देश के पास जो आपकी भूमि थी आपकी नहीं होगी। एक आपको जानकारी दे देता हूँ, आज़ादपुर मंडी के अंदर आम के काम करने वाले व्यापारी की बताई हुई घटना बताता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। पहली बात तो मुझे आपको लगता क्लियर हो चुकी होगी जितने अंश में मैं कह सकता हूँ, क्योंकि यहाँ वो परिवार नहीं बैठे जिनसे मैं ये निवेदन कर सकूँ कि संतान होनी चाहिए हमारे परिवारों में। आपका देश आपका तब तक है जब तक आपकी संतानें इस देश पर राज करेंगी। आपका देश आपका तब तक है जब तक यहाँ की ज़मीनें आपके पास होंगी। आप एक्यूरेट अंदाज़ा लगा लीजिए, जितने महानुभाव यहाँ पर बैठे हैं, हमारे बुद्धि राजा जी बैठे हैं, बाबू जी बैठे हैं, सब लोग जिनसे मैं बचपन से परिचित रहा हूँ, आज से 50 साल पहले आपके पास में खेती की ज़मीनें थी कि नहीं थी आपके परिवारों के पास? हाँ जी, हाथ खड़े करना जिनकी थी। बाबू जी, थी खेती की 50 साल पहले? हाँ जी। खेती की ज़मीनें किन की थी? किसी की परिवार में खेती की ज़मीनें नहीं थी। आपके थी, आपके थी। ध्यान रखना, मेरे पिताजी के थे, दादाजी के, हमारे तो थी भाई, आज नहीं है। विचार करना, वो खेती की ज़मीनें किसके हाथ में चली गई हैं जी? सरकार के हाथ में नहीं गई, आप गलत जा रहे हैं। आम के व्यापारी ने जो आंकड़ा दिया वो बता करके अपनी बात को यहीं विराम करूंगा। चिंतन आपने करना है कि भविष्य हमें कहाँ लेकर के जा रहा है। आम का व्यापारी ये बताता, आज से 45-50 साल पहले, 40 साल पहले से मेरे पिताजी आम का व्यापार करते थे, और आम की पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बेल्ट जो देहरादून से शुरू होती है और नीचे धुर आगरा तक जाती है, इस 70, 80, 90 किलोमीटर चौड़ी बेल्ट के अंदर 90% खेत, आम के जो बाग थे, ये हिंदुओं के थे। और आज आपको जान के हैरानी होगी, इस पूरी बेल्ट के अंदर 80% खेत मुस्लिमों के हो चुके हैं। केवल 20% जो बाग हैं आम के, वो हिंदुओं के हाथ में रह गए हैं। आने वाले समय में आपको इसकी एक चित्र सा सामने आएगा। ना आपकी ज़मीनें होंगी, ना आपका व्यापार होगा, ना आपके यहाँ पे काम करने वाले आपके अपने भाई होंगे, ना आपकी संतानें होंगी। तो आपकी सत्ता आपके पक्ष में कैसे रह सकती है? जो कश्मीर में हुआ था, जो 47 में हुआ था, वो आने वाले समय में नहीं होगा। इसका चिंतन आप और हम मिलकर के बैठ कर के नहीं करेंगे तो करेगा कौन? बस आज का चिंतन मेरा इतना सा है।
कि जिन शहीदों ने आज़ादी दिलाई थी उनको हमने स्मरण किया, याद किया, उनके गीत भी गाए, उनके नारे भी लगाए, उनकी नाटिकाएं देख के उनको स्मरण भी किया, लेकिन उनका बनाया हुआ देश कब तक आपका रह पाएगा, ये चिंतन भी करना अब आप ही की जिम्मेदारी है। इस चिंतन को आप शहीद भगत सिंह पर, शहीद राम प्रसाद बिस्मिल पर डाल करके नहीं बच सकते। इसलिए आज धैर्य से इस बात का चिंतन कर लीजिएगा। मेरी एक संतान है, वो छोड़ करके अमेरिका जा रही है, मुझे भी छोड़ करके अंत में उनके साथ में अमेरिका जाके रहना पड़ेगा, मुझे अपना घर बेचना पड़ेगा। मेरा घर खरीदने वाला वो होगा जिनके 4 बच्चे होंगे, उन्हीं की ज़रूरत घर है, मेरे बच्चों की ज़रूरत घर नहीं रह जाएगी। मेरा व्यापार मुझे बेचना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, खरीदेगा वो जिनके 4 बच्चे होंगे, 3 बच्चे होंगे, मेरा नहीं रह जाएगा। इसी तरह से पाकिस्तान में हुआ था, यही कश्मीर में हुआ था, यही बंधु आने वाला समय हमें दिखा रहा है। इसलिए इस चर्चा के अंत में मैं एक ही निवेदन करता हूँ, इस विषय पे बार बार अपने परिवारों में बैठ कर के विचार करिए, चिंतन करिए। ये मंच का विषय नहीं है, इसलिए मैं इससे ज़्यादा यहाँ बोलने की परिस्थिति में नहीं हूँ। कभी गोष्ठी और उन परिवारों के बच्चों के साथ यहाँ बैठ कर के भविष्य का चित्र और आज होने वाला आपको षड्यंत्र जो आपके साथ हो रहे हैं उसके बारे में बताने की मैं कोशिश करूँगा। सभा ने जिम्मेदारी ली इस बात की कि हम अवेयरनेस कैंप चलाएं अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग आर्य समाजों में इस विषय को लेकर के, और बाकी परिवारों को बुला करके उनको इस विषय में जागरूक करने का जो कुछ हम कर सकते हैं जरूर करें। लेकिन आपकी भी जिम्मेदारी ये बनती है कि पहले चिंतन करना, सोचना, और सोचने के बाद में जो जो कुछ हम कर सकते हैं उसकी चर्चा अलग गोष्ठी में हम करेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ में आर्य समाज कीर्तिनगर एक चिंतन रखने वालों की आर्य समाज है। चिंतन के साथ में उस चिंतन को आगे बढ़ाने की क्षमता रखने वाली आर्य समाज है। यहाँ के सभी अधिकारी और कार्यकर्ता बहुत अवेयर हैं, और मैं पूरा समझता हूँ कि इस पूरे क्षेत्र को जितने भी महानुभाव हमारे संपर्क में हैं उन सबको भारत के आने वाली परिस्थितियों की जानकारी देना हमारी जिम्मेदारी है। आर्य समाज ने शुरू से काम किया था, तो मैं संक्षेप में और अति संक्षेप में मैंने कुछ बिंदु आपके सामने रखे हैं। ये देश आपका रहे, इसकी तैयारी भी आपको करनी होगी, नहीं तो वो परिस्थिति आपके साथ आने वाली नहीं। जो परिस्थिति अफगानिस्तान वालों के साथ आई थी वो सौभाग्यशाली थे, उनके पास में जगह थी, शायद आपके पास में यहाँ से आगे जा कर के और कोई जगह ना बचे। ये देश की परिस्थिति आज बन चुकी है। इन्हीं शब्दों के साथ में बंधुओं, मैं आर्य समाज कीर्तिनगर ने एक नई लिफ्ट बनाई है, उसका धन्यवाद करता हूँ। नई नई तैयारियाँ हो रही हैं, एक अच्छी बात है कि हम इस आर्य समाज की उन्नति में निरंतर लगे हुए हैं। आपके यहाँ पे आर्य वीर दल और आर्य वीरांगना दल की जो शाखाएँ लगती हैं, ये आपकी बहुत बड़ी मजबूती है। इसको और निरंतर आप आगे बढ़ाते रहें, और इन बच्चों को आगे बढ़ाने में, इन परिवारों को, खासकर इस क्षेत्र से जो परिवार आते हैं उनको ऊंचा उठाने में आप जितनी भूमिका निभा सको उस भूमिका को निभाने ना, आप समझ लेना आपने देश की रक्षा में वास्तविक कार्य जो किया जाना चाहिए था वो कर दिया। इसलिए इनकी संख्या को जितनी आप अपनी आर्य समाज में बढ़ा लेंगे, आप समझ लेना मैंने अपने देश को बचाने का उतना बड़ा काम कर दिया। मैं इन सारे बच्चों को, जो यहाँ बच्चे आए हुए हैं अलग अलग आर्य दल के आर्य परिवारों से, मैं उन सभी बच्चों को अपना आशीर्वाद देता हूँ कि वो खूब उन्नति करें, खूब आगे बढ़ें। और आर्य समाज कीर्तिनगर को शुभकामनाएं, बधाई कि नया सीज़न आ गया कार्यक्रमों का, लगातार आयोजन हो, बड़े बड़े आयोजन हो। इस बार तो पार्कों में नहीं हो सका है, अगली बार पार्कों में भी आयोजन होंगे और फिर हम हज़ारों की संख्या में लोगों को अपनी बात पहुंचाने में सक्षम हो सकेंगे। मेरी बात का चिंतन घर बैठ कर के आराम से करिएगा, फिर लंबे चिंतन के लिए फिर से बैठेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में आप सभी का बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति, ओम शम।